नमस्कार। आज एक नई कहानी हो सकता है आपके दिल को छू जाए। कहानी का शीर्षक है गायत्री निवास। बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर वापस आकर शालू खिन्न मन से टेरेस पर आकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़कर आई थी। शालू को इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर पर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। वह सोचने लगी, ओह, फिर वही बुढ़िया। आखिर वह क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है। शालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी शालू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। शालू को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए पूरे 2 महीने हो गए थे, मगर अभी तक वह यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति सुधीर को बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था, इसलिए वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। उधर बेटी शैली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी दिन धीरे धीरे रूटीन में आ रही थी, लेकिन शालू की स्थिति तो उस पौधे की तरह हो गई थी जिसे जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोप दिया गया हो, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए डे केयर था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर की एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और न ही कोई भरोसे लायक मेडी मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बाद ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते शालू परेशान उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं पुलिस कंप्लेन कर देंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष शालू के लिए जारी था, पर इससे बाहर आने की सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह शालू ने टेरेस से देखा कि वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। शालू को लगा उसने चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट के बाहर ही खड़ी रही। अरे, यह तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? शालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? शालू का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले से धोखे से ये सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वहीं शालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये क्या यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। शालू थोड़ी चिंतित हो उठी। नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें न सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर शालू ने हाँ कर दी तो गायत्री देवी अंदर आ गई। क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों आशीर्वाद दिए। वह नजरें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया।
प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर्रा आया था। यही कमरा था मेरा, मैंने यहाँ कितने ही साल अपनों के साथ हंसी खुशी बिताए हैं, मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप ज़रा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शालू गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली है, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं भी जाएंगी तो इन्हें वहाँ पर वृद्धाश्रम से तो अच्छा खाने को हम पहनने को हम दे ही देंगे। कहीं भी जाएगी इन्हें तो मज़ा नहीं आएगा। सुधीर बोला, तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह थोड़ी देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूँगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें इनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे?